आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की बिटिया मिनी बहुत बातूनी है। उसने अब तक एक क्षण भी चुपचाप नहीं व्यतीत किया होगा। उसकी माता तो उसकी बातों से झुंझला उठती थी और उसे चुप रहने को डांटती ही थी, किंतु मैं नहीं, क्योंकि मिनी का चुप रहना असंभव है। मैं उससे खूब बातें करता हूँ। एक दिन प्रातःकाल मैं अपने उपन्यास का 17वां परिच्छेद लिख रहा था कि मेरी बिटिया चुपके से मेरे कमरे में घुस आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, चौकीदार रामदयाल कोए को काक कहता है, वह गंवार है ना? जबकि मैं उसे उत्तर दूं, उससे झट दूसरा प्रसंग उपस्थित किया। वह बोली, पिताजी, आप क्या सोचने लगे? भूला कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है। वह जब अपनी सूंड से पानी उड़ेलता है तब मेघ बरसता है। और जब तक मैं उसका उत्तर दूं, उसने तुरंत एक और नया प्रश्न कर दिया, पिताजी, मेरी माताजी आपकी क्या लगती हैं? इस बार मैंने गंभीर होकर उसे आज्ञा दी, जाओ मिनी, भोला के साथ खेलो, अभी मैं काम कर रहा हूँ। मेरी खिड़की सड़क की ओर खुलती है। बच्ची मेज़ के नीचे मेरे पैरों के समीप बैठी हुई थी और अपने घुटनों को ढोलक बनाकर धीरे धीरे खेल रही थी। मैं अपने 17वें परिच्छेद में उलझ रहा था जब नायक प्रताप सिंह नायिका कंचलता को अपने पास में आबद्ध करके किले की तीसरी मंजिल की खिड़की से निकल भागने की तैयारी में था कि मिनी ने अकस्मात अपना खेल बंद कर दिया और खिड़की की ओर भागकर चिल्लाई, काबुली वाला, काबुली वाला। वास्तव में नीचे गली में एक काबुली वाला धीरे धीरे चल रहा था। वह काबुली चोगा पहने और सिर पर साफा बांधे हुए था। कमर पर एक झोला लटका रखा था और हाथों में अंगूरों की टोकरी थी। मैं नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति को देखकर मेरी बेटी के मन में क्या विचार हुआ, किंतु उसने उसे आवाज़ देकर पुकारा। मैंने सोचा कि यदि वह यहाँ आ गया तो मेरा 17वां परिच्छेद रह जाएगा। काबुली वाले ने मिनी की आवाज़ सुनी और मुड़कर उसे देखा। काबुली वाले से दृष्टि मिलते ही वह भयभीत होकर अंदर माँ की गोद में भागकर छिप गई। उसको यह विश्वास हुआ कि इस विशाल आदमी के कंधे पर झोले में मुझ जैसे 2-3 बच्चे बंद हैं। इसी बीच में उस मनुष्य ने दरवाजे में घुसकर मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। इस समय मेरा नायक और नायिका की स्थिति अत्यंत नाजुक थी, किंतु जब मिनी के बुलाने पर वह आ ही गया तो अपनी रचना छोड़कर इससे 2-3 चीज़ें खरीदनी आवश्यक थी। मैंने कुछ चीज़ें खरीद ली और फिर अब्दुल रहमान, रूसी और अंग्रेज़ और सीमा प्रांत राजनीति में कुछ बातें की। जब वह जाने लगा तब उसने पूछा, हुजूर, वह छोटी बच्ची कहाँ है? मैंने मिनी की मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसे अंदर से बुला भेजा। वह आकर मेरी कुर्सी के समीप खड़ी हो गई और काबुली वाला तथा उसके झोले को देखने लगी। काबुली वाले ने उसे अखरोट और किशमिश दी, किंतु उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। वह पूर्ण भयभीत होकर मुझसे चिपट गई। यह उनकी प्रथम भेंट थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन प्रातःकाल जब मैं मकान से बाहर निकला तो मैं यह देखकर चकित हुआ कि द्वार पर बेंच पर मिनी और काबुली वाले साथ हंस कर बातें कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि मिनी को अपने जीवन में उसकी बातें इतने ध्यान से सुनने वाला शायद ही कोई मिला हो। उसने उसके छोटी साड़ी के छोर में बादाम और किशमिश बांध दिए थे। मैंने कहा, तुमने यह सब इसको क्यों दे दिया? और फिर उसके हाथ में एक अठन्नी रखकर चल दिया। उसने चुपचाप अठन्नी लेकर अपनी जेब में रख ली। 1 घंटे बाद मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि इस अठन्नी ने एक विद्रोह खड़ा कर दिया, क्योंकि काबुली वाले ने यह अठन्नी मिनी को वापस दे दी थी और मिनी के पास इसको पाकर उसकी माता उसे डांट रही थी कि अठन्नी कहाँ से उठाई तूने। मिनी उल्लासित होकर कह रही थी, इसे मुझे काबुली वाले ने दी है। माता ने स्तब्ध होकर कहा, तुझे काबुली वाले ने दी है? अरे मिनी, तूने उससे क्यों ली? मैंने आकर मिनी की रक्षा की और कहा कि मैं काबुली वाले से पूछूंगा। फिर तो अनेक बार मैंने उन दोनों को बातें करते पाया।
काबुली वाले ने बच्चे के भय को बादाम और अखरोट दे देकर दूर कर दिया और दोनों बहुत बड़े मित्र बन गए। वे दोनों आपस में खूब हंसते बातें करते। मिनी उसके आगे बैठ जाती और उस मनुष्य के लंबे डील डॉल के ऊपर से नीचे तक देखती और फिर खूब खिलखिला कर हंसकर कहती, तुम काबुली वाले हो, बताओ तुम्हारे झोले में क्या है। वह अपनी पर्वतीय आकृति से कहता, एक हाथी। यह चीज़ कुछ अधिक आनंदप्रद नहीं थी, किंतु फिर भी वे दोनों खूब आनंद लेते। मैं इन दोनों के आनंद को जिसमें से देखा करता। मिनी के बाद में काबुली वाला प्रश्न करता, क्यों बेटी, तुम ससुराल कब जाओगी? अब तो बंगाल में सब छोटी लड़कियां अपने ससुराल के संबंध में जान गई हैं, किंतु तब हमने अपने बच्चों को इन बातों से दूर रखा था। इसलिए मिनी इस प्रश्न का वह उत्तर देती, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? काबुली वाले लोग ससुराल के अर्थ समझते हैं। वे उसका अर्थ जेल खाना कहते हैं, जहाँ बिना पैसा खर्च किए भोजन मिलता है। वह व्यक्ति मेरी पुत्री के प्रश्न को जेल जाना समझकर उत्तेजित भाव से कहता, ओह, मैं उसको तोड़ डालूंगा। यह अपनी मुट्ठी का गुस्सा बनाकर मिनी को दिखाता है। मिनी उसका यह उत्तर सुनकर खिलखिलाकर हंसती है और फिर काबुली वाला भी हंस पड़ता है। वसंत ऋतु थी। संसार में नया जीवन लहरा रहा था। मैं कलकत्ते के एक कोने में बैठा बैठा अपने मस्तिष्क के सारे संसार में घूम रहा था। एक देश से दूसरे देश में मैं विचरण कर रहा था। गली में किसी विदेशी को देखकर मैं उसके देश, उसकी पहाड़ियाँ और उसके जंगल मैदान और फिर उसका घर, उसका स्वतंत्र जीवन, यह सब स्वप्न की भांति मेरे समक्ष आते और विलीन हो जाते। इस काबुली वाले को देखकर मैं काबुल के पहाड़ों और उसके दर्रों की कल्पना करता, जिसमें होकर व्यापारियों के ऊँटों की लंबी कतार नीचे मैदान की तरफ आ रही है। मैं कुछ और भी देखता कि इतने में मिनी की माता आकर मुझे आदेश करती कि काबुली वाले से सावधान रहना। मिनी की माता बहुत ही शंकित स्वभाव की है। वह जब गली में कोलाहल सुनती है अथवा बहुत से आदमियों को अपने घर की ओर आते देखती है तो बस यही समझती है कि बस ये चोर, शराबी, सांप, शेर, ज्वर अथवा कोई अन्य व्याधि है। इतनी बड़ी होने पर भी वह इन शंकाओं को हृदय से नहीं निकाल सकी, इसलिए वह काबुली वाले से भी शंकित थी और मुझे उससे सावधान रहने का आदेश दिया। जब मैं उसकी बातों पर हंस देता तो गंभीर होकर मुझसे पूछती, क्या बच्चे नहीं उठाए जाते हैं? क्या बच्चों को काबुल में ले जाकर बेच नहीं देते हैं? क्या यह व्यक्ति छोटी सी बच्ची को उठाकर नहीं ले जा सकता? मैं समझता कि ऐसा होना संभव नहीं है, किंतु मेरे कहने से उसका संदेह दूर नहीं होता है। इतना अधिक संदेह रहते हुए कि काबुली वाला बराबर आता रहा और उन दोनों की मित्रता गहरी होती गई। प्रत्येक वर्ष जनवरी के मध्य में काबुली वाला रहमान अपने देश को जाता था। जब उसके जाने का समय आता तो वह इधर उधर अपने रुपए की वसूली में बहुत व्यस्त रहता था। फिर भी इस वर्ष वह बीच बीच में आकर मिनी से मिलता रहा। यदि वह प्रातःकाल नहीं आ पाता तो संध्या समय ज़रूर आ जाता था। उस लंबे चौड़े व्यक्ति को कंधे पर झोला लादे अंधेरे में आते हुए देखकर मैं भी कुछ शंकित होता, किंतु जब मिनी हंसकर काबुली वाला कहकर उसके समीप दौड़ती और वे दोनों बातें करके आनंदित होते तो मैं चुप रह जाता। एक दिन प्रातःकाल उसके चले जाने से कुछ दिन पहले मैं अपनी पुस्तक के प्रूफ पढ़ रहा था। सर्दी का मौसम था। खिड़की से सूर्य की किरणें मेरे पैरों पर पड़ रही थी और राहगीर अपने सिरों को ढके हुए जा रहे थे कि अकस्मात मैंने गली में एक कोलाहल सुना। मैंने बाहर झांक कर देखा कि रहमान को 2 पुलिस वाले पकड़े ले जा रहे हैं और लोगों की भीड़ उसके पीछे है। रहमान के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और एक पुलिसमैन के हाथ में चाकू था। मैं जल्दी से उसके समीप आया और उन्हें रोककर पूछा कि क्या बात है। इधर उधर के उत्तर से मुझे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ कहीं पड़ोस में उसने किसी आदमी को एक रामपुरी दुशाला बेचा था, जिसके रुपए मांगने पर उसने देने से इनकार कर दिया। झगड़ा बढ़ने पर रहमान ने उसे छुरा मार दिया। रहमान आवेश में आकर उस आदमी को अनेक गालियां दे रहा था कि इतने में मिनी बरामदे में आकर काबुली वाले को पुकारने लगी। इस मधुर पुकार को सुनते ही रहमान का क्रोध भाग गया। इस समय
उसके पास झोला नहीं था, इसलिए उसमें हाथी रखने की बातचीत नहीं हुई। मिनी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो? रहमान हंसा और बोला, हाँ बच्ची, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर यह देखकर मेरे इस उत्तर ने बच्ची को प्रसन्न नहीं किया। उसने अपने बंधे हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहा, मैं इस ससुराल को तोड़ दूंगा, किंतु मेरे हाथ बंधे हुए हैं। घातक आक्रमण करने के जुर्म में रहमान को कुछ वर्षों की सज़ा हो गई। समय व्यतीत हो गया और वह भी विस्मृत हो गया। हमारे कार्य चलते रहे। हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि एक स्वतंत्र पर्वत स्थल का निवासी जेल में दिन व्यतीत कर रहा होगा। मेरी मिनी भी अपने इस अभिन्न मित्र को भूल बैठी। अब उसके नए साथी बन गए थे। वह ज्यों-ज्यों बड़ी होती गई, उसका समय सहेलियों में बीतने लगा। उसे अपने माता पिता के कमरे में आने का भी कम अवसर मिलता था। कई वर्ष बीत गए। बसंत के दिन थे और वह अपनी मिनी के विवाह की तैयारियां कर रहे थे। विवाह पूजा की छुट्टियां में होने वाला था। जब श्री दुर्गा कैलाश को लौटी थी, तभी हमारे घर की यह ज्योति अपने पति गृह जाएगी और अपने पितृगृह में अंधेरा कर जाएगी। निर्मल प्रभात था। वर्षों के बाद वायु स्वच्छ हो गई थी और सूर्य की किरणें सुनहरी दिखती थी। प्रातःकाल से ही हमारे द्वार पर विवाह वाद्य बज रहे थे और प्रत्येक ताल पर मेरा हृदय बैठा जाता था। उन भैरवी गीतों की तान में अपनी पुत्री से बिछुड़ने की पीड़ा ध्वनित होती थी। मेरी मिनी का विवाह आज ही रात्रि को होना है। अंधेरे से ही घर में चहल पहल मच गई थी। चौक में शामियाना बांध दिया था। मंगल पुष्य घर की दीवारों पर टांगे हुए थे। तेजी से दौड़ धूप और उत्साह की लहरें थी। मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था कि एक आदमी ने अंदर आकर मेरा अभिवादन किया और मेरे सम्मुख खड़ा हो गया। यह व्यक्ति रहमान काबुली वाला था। पहले तो मैंने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि उसके कंधे पर थैला नहीं था। उसके लंबे बाल कटे हुए थे और इसका पहला तेज गायब था, किंतु उसके मुस्कुराने पर मैं उसको पहचान गया। तुम कब आए रहमान? मैंने उससे पूछा। मैं कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, रहमान ने उत्तर दिया। उसके यह शब्द मुझे अप्रिय लगे और मैंने सोचा कि यदि आज यह न आता तो अच्छा होता। मैंने कहा, आज उत्सव की तैयारियां हो रही है और मैं कार्य में व्यस्त हूँ, तुम फिर कभी आना। वह तुरंत ही लौट पड़ा, किंतु दरवाजे पर ठिठक गया और बोला, सरकार, क्या मैं एक क्षण के लिए छोटी बच्ची को नहीं देख सकता? उसका विश्वास था कि मिनी अब भी उतनी छोटी बच्ची है। उसने यही कल्पना बना रखी थी कि वह दौड़ी हुई आकर काबुली वाला पुकारेगी और फिर हम दोनों पहले की भांति हंस कर बातें करेंगे। अपने पिछले दिनों की स्मृति बनाने के लिए वह किसी प्रकार एक पुड़िया में कुछ बादाम और किशमिश अंगूर लाया था। मैंने उसे उत्तर दिया, हमारे घर में आज उत्सव है और तुम्हारा किसी से भी भेंट करना संभव नहीं है। उसका मुख मलिन हो गया। उसने क्षणभर तृषित नेत्रों से मेरी ओर देखा और फिर अभिवादन करके चला गया। मुझे थोड़ा दुख हुआ और चाहा कि उसे वापस बुलाऊं, किंतु वह स्वयं ही वापस आया। उसने पास आकर अपनी भेंट निकाली और मुझसे बोला, सरकार, ये चीज़ें मैं बच्ची के लिए लाया हूँ, क्या कृपा कर ये चीज़ें उसे दे देंगे? मैंने उन चीज़ों को ले लिया और उसे दाम देने लगा, परंतु उसने मेरा हाथ रोककर कहा, सरकार, आप बड़े दयालु हैं, मुझे स्मरण रखिएगा, मुझे कीमत मत चुकाइए, आपकी एक छोटी बच्ची है। ऐसी ही एक छोटी बच्ची मेरी भी घर पर है, मुझे उसकी याद आती है और मैं ये फल आपकी बच्ची के लिए लाया हूँ। मुझे इनसे पैसा नहीं कमाना। इतना कहकर उसने अपने लवादे की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा मैला कागज़ का पुर्जा बाहर निकाला। इस कागज़ को उसने सावधानी से खोलकर मेज़ पर रख दिया। इस कागज़ पर एक छोटे हाथ की छाप थी। न यह फोटो था न ड्राइंग, यह केवल स्याही से हाथ की छाप थी। अपनी छोटी पुत्री के हाथ की छाप को वह अपने हृदय से लगाकर रखता था, किंतु वह अपने देश से बहुत दूर प्रतिवर्ष सामान बेचने आता था। मेरी आंखों में आंसू आए। मैं भूल गया
कि वह एक साधारण फल बेचने वाला काबुली है, जबकि एक परंतु नहीं, उसने उससे अधिक क्या था। वह भी एक पिता था। दूर पहाड़ी प्रदेश में बैठी हुई उसकी छोटी पुत्री पार्वती के इस हाथ की छाप ने मुझे अपनी नन्ही मिनी की याद दिला दी। मैंने तुरंत ही मिनी को अंदर से बुला भेजा। मेरी इस बात का विरोध भी किया गया कि मैंने उसे बुलाया ही लिया। अपने विवाह के गुलाबी रेशमी वस्त्र पहने, मस्तक पर सिंदूर तिलक लगाए और एक युवती दुल्हन बनी हुई मिनी आई और मेरे सम्मुख लजाती हुई खड़ी हो गई। काबुली वाला यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह पहले की भांति खुलकर बात नहीं कर सका। उसने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, बच्ची, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? किंतु मिनी अब ससुराल का अर्थ समझ गई थी और वह पहले की भांति उत्तर भी नहीं दे सकती थी। उसका यह प्रश्न सुनकर वह लाज से सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। मुझे उस दिन की याद आई जब पहले पहले मिनी और काबुली वाला मिले थे। मैं उदास हो गया। मिनी के अंदर जाने पर रहमान ने एक ठंडी सांस ली और नीचे फर्श पर बैठ गया। उसने तुरंत ही इस बात का आभास हुआ कि उसकी पार्वती भी अब पूर्ण युवती होकर विवाह के योग्य हो गई होगी। वह यहाँ इतनी दूर बैठा हुआ है, निश्चय ही वह घर लौटकर उसको और ही अवस्था में पाएगा। इन 8 वर्षों में क्या से क्या बदल गया होगा। विवाह वाद्य बजने लगे और वसंत गीत गाए जाने लगे, किंतु रहमान कलकत्ते की एक छोटी गली में बैठा हुआ अपने सम्मुख अफगानिस्तान के शून्य पर्वतों को देखने लगा। मैंने उसे रुपए देते हुए कहा, रहमान, तुम अपनी पुत्री के पास लौट जाओ और अपने हृदय को आनंदित करो। इस धन को रहमान को देकर मैंने अपनी विवाह की कई तैयारियों में काट छाँट की। मैंने बिजली की रोशनी नहीं की और न मैंने मिलिट्री बैंड मंगवाया। घर की स्त्रियों ने मेरी इस बात को झुंझलाहट प्रकट की, किंतु मेरे लिए केवल विवाह भोजन ही बहुत कुछ था, क्योंकि मेरे उस रुपए से बहुत दूर पर 8 वर्षों से बिछड़ा हुआ पिता अपनी एकमात्र पुत्री से मिल रहा था। तो यह थी आज की कहानी काबुली वाला। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।